चैप्टर 10 में टोटल 2 टॉपिक हैं, एक निगोशिएशन और एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आपने बीसी में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम ज्यूम कर रहे हैं हम बीसी पढ़ के नहीं आए, हम जीरो से पढ़ रहे हैं। क्या है निगोशिएशन? सॉरी, निगोशिएशन एक प्रोसेस है। निगोशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज का? ऑफ रीचिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑफ रीचिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू विलिंग पार्टीज। दो विलिंग पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच करने का जो प्रोसेस है उसे क्या नाम दिया जाएगा? निगोशिएशन। कि दोनों पार्टीज क्या कर सकें, बातचीत के थ्रू किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाए। हाँ, साथ पार्टीज का विलिंग होना जरूरी है। क्यों विलिंग नहीं है तो ना तो प्रोसेस स्टार्ट होगा और ना ही दोनों पार्टीज के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो रीच होगा। सो निगोशिएशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग क्या? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू विलिंग पार्टीज। और चूंकि एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में कोई 5 स्टेजेस इन्वॉल्व है। क्या है 5 स्टेजेस? preparation and planning, definition of ground rules, justification and clarification, और क्या है? बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और नेक्स्ट क्या है? क्लोजर एंड एग्रीमेंट। शायद यही 5 स्टेजेस आपने बीसी में पढ़ी हुई हैं। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने देखना है इशू क्या है, क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, और पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। इन पार्टीज क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये क्या है? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। उसके बाद आपने क्या करना है? डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स मीन सेट करने हैं, डिफाइन करने हैं वेन्यू, टाइमिंग एंड पार्टिसिपेंट्स मीन कहाँ पे निगोशिएशन होंगे, किस टाइम पे होंगे, और कौन कौन लोग दोनों पार्टी की तरफ से इन्वॉल्व होंगे। तो ये डिफाइन करना क्या है? डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स मीन वेन्यू, टाइमिंग एंड पार्टिसिपेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करना। उसके बाद क्या करना है? इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया दोनों पार्टीज क्या चाहती हैं, तब दोनों पार्टीज को चांस देना है कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सके। मीन एक्सप्लेन कर सके कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है और क्यों चाहती है। वो क्या है? जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। और जब दोनों पार्टीज ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर लिया डिटेल में, तब आपने क्या करना है? उनके साथ बार्गेनिंग करनी है। मीन मनाना है दोनों पार्टीज को कि कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करें ताकि हम कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। और जो सलूशन निकला है अब क्या करना है? उसे एज एक फॉर्मल एग्रीमेंट दोनों पार्टी से साइन करवा लेना है, और हमने कुछ रूल्स सेट कर लेने हैं कि वो सलूशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो निगोशिएशन एक प्रोसेस है किस चीज का? म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच करने का बिटवीन टू विलिंग पार्टीज। कैसे? पहले आपने प्रिपरेशन एंड प्लानिंग मीन देखना है पार्टीज कौन हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जहां पे दोनों पार्टीज एग्री कर सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? वेन्यू, टाइमिंग सेट करनी है कहाँ पे निगोशिएशन स्टार्ट किए जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स डिफाइन करने हैं कौन कौन लोग निगोशिएशन में इन्वॉल्व होंगे। एंड देन आपने निगोशिएशन स्टार्ट करने हैं तो बोथ पार्टीज को क्या करना है? चांस देना है टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो अपनी जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मीन अपना ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर सके। और उसके बाद आपने क्या करना है? दोनों पार्टीज के साथ बार्गेनिंग करनी है मीन मनाना है किसी सॉल्यूशन पे, और वो सॉल्यूशन रीच करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो सॉल्यूशन रीच हुआ है उसके ऊपर क्या करना है? फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करवाना है और रूल सेट करने हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दैट सॉल्यूशन। ये 5 जरा स्टेजेस पढ़ के देखें, समझ आती हैं?
हम एज ए मीडिएटर काम भी कर सकते हैं, दोनों पार्टीज खुद से भी ये चीजें कर सकती हैं। क्या ख्याल है? अगर हम एज ए थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर भी यही 5 स्टेजेस फॉलो करेंगे। वो पार्टीज खुद से निगोशिएशन में जाने जा रही हैं। सपोज हम कस्टमर के साथ डील करने जा रहे हैं, तो कस्टमर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेन्यू, टाइमिंग, पार्टिसिपेंट सेट कर लिए, हम भी गए, कस्टमर भी आ गया, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया। उसके बाद बारगेनिंग हमने उसे मनाया, उसने हमें मनाया, कुछ बातें हमने मानी, कुछ उसने कंप्रोमाइज़ किया, और उसके बाद एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन हो गया ताकि अब इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। सर पढ़ के देखें, ज़रा समझ आती है कुछ, फिर आगे चलें। लॉ में बेटा कुछ और पढ़ा होगा, ये नहीं होगा। पास में एग्जामिनर की दफा 8 नंबर के लिए टॉपिक टेस्ट कर चुका है। स्टेजेस ऑफ निगोशिएशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें, रट्टा 5 नंबर का टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने 8 नंबर का टेस्ट कर दिया। 3 नंबर उसने गिफ्ट दिए स्टूडेंट्स को कि जिसको ये आता है चलो 5 का अटेम्प्ट करके 8 नंबर ले ले, किस तरह से पेपर पास कर ले, जान छोड़ दे। ये एग्जामिनर की कोशिश है आपका पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए, इसलिए पेपर के अंदर 50 इजी मार्क्स होते हैं, 50 इजी मार्क्स होते हैं, 25 डिफिकल्ट मार्क्स होते हैं, और 25 मीडियम लेवल की डिफिकल्टी के मार्क्स होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है पहले वो 50 इजी नंबर ले लिए जाएं, फिर 25 जो मीडियम लेवल के मार्क्स हैं, और फिर 25 जो डिफिकल्ट मार्क्स हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे लिए 100 का 100 इजी मार्क्स हों। हम पास पेपर सारे कवर करके जाएंगे, सारा सिलेबस कवर करके जाएंगे, हमारे लिए वो 100 ही क्या होगा, इजी मार्क्स होगा। चौथी स्टेज क्या है, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कहता है ये जो बार्गेनिंग है ये 2 तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, अलहदा करने वाली। मीन ऐसी बार्गेनिंग जो दोनों पार्टीज को मिलाएगी नहीं, इनको जुदा कर देगी, इनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा कर देगी, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है, इंटीग्रेट करने वाली। इंटीग्रेट मीन जुड़ाने वाली, मिलाने वाली, मीन मसला ख़त्म करने वाली। तो अच्छी बार्गेनिंग क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव। अब इन दोनों को उसने डिफ्रेंशिएट किया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है उसके अंदर पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। इंटीग्रेटिव में क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में मोटिवेशन क्या है, विन लूज, कि मैं जीत जाऊं दूसरा हार जाए। जबकि इंटीग्रेटिव में मोटिवेशन क्या है, विन विन, कि दोनों जीत जाए। क्यों, अल्टीमेटली जब आप दोनों का बेस्ट देखोगे तो फिर जाके कोई मसला रिजॉल्व भी होगा। अगर आप अपना बेस्ट देखोगे, दूसरे की पोजीशन को समझ ही नहीं रहे, उसका बेस्ट देख ही नहीं रहे, तो इससे फिर निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। मीन उसमें क्या होगा, लड़ाइयाँ झगड़े और बढ़ जाएंगे। सो गोल है डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव में गोल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। इंटीग्रेटिव में म्यूचुअल इंटरेस्ट। मोटिवेशन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, विन लूज, जबकि इंटीग्रेटिव में क्या है, विन विन, के दोनों विन विन कर जाए। उसके बाद वो कहता है कि फोकस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में, हर बंदे का, हर पार्टी का अपनी पोजीशन पे फोकस है और चाहते हैं कि दूसरा मूव होके मेरी बात को माने। जबकि इंटीग्रेटिव में आप अपनी पोजीशन को नहीं, साथ दूसरी पार्टी की पोजीशन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकले जहां पे दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे स्टैंड कर जाएं, मीन दोनों ही कुछ ना कुछ गेन कर लें। मीन इसमें फोकस है ऑन पोजीशन पे, और यहाँ पे फोकस क्या है, बोथ पार्टीज की पोजीशन पे। मीन अपनी इंपॉर्टेंस के साथ आप उसकी इंपॉर्टेंस को भी फोकस कर रहे हो। इसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव में इंटरेस्ट दोनों पार्टीज के अपोजिट है।
जबकि इंटीग्रेटिव में इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, मीन कोई ऐसा हम सोल्यूशन निकालें जहां पे दोनों का फायदा हो सके। जबकि इसमें क्या है, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट अपोजिट हैं, जो एक पार्टी चाहती है दूसरी वो नहीं चाहती, जो वो चाहता है वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मीन इंटरेस्ट अपोजिट। जबकि इसमें क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट। इसके अलावा क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, बातें आप खुल के एक्सप्लेन नहीं करोगे। क्यों, अपनी करोगे तो दूसरे को सुनना भी पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन खुल के शेयर नहीं कर रहे। जबकि इंटीग्रेटिव में आप खुल के अपनी बातें जो है वो शेयर कर रहे हो, अपनी पोजीशन को प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर रहे हो और दूसरे की जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन को सुन भी रहे हो, मीन कम्युनिकेशन अच्छी स्टैब्लिश होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में जो ड्यूरेशन है कि अगर एग्रीमेंट हो भी गया तो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म क्रिएट नहीं होगा। क्यों, आपने अपना बेस्ट देखा, दूसरे का बेस्ट नहीं देखा। जबकि इंटीग्रेटिव में जब आप दोनों का बेस्ट देख रहे हो, ऐसा सोल्यूशन चाहते हो जहां पे दोनों जो है वो जीत जाएं, तो इससे शॉर्ट टर्म नहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो पार्टीज के बीच में क्रिएट होगा। सो बार्गेनिंग दो तरह की है, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव। गोल डिस्ट्रीब्यूटिव में सेल्फ इंटरेस्ट, इंटीग्रेटिव में म्यूचुअल इंटरेस्ट। मोटिवेशन डिस्ट्रीब्यूटिव में विन लूज, इंटीग्रेटिव में विन विन। फोकस डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑन पोजीशन पे है, जबकि इंटीग्रेटिव में म्यूचुअल पोजीशन मीन दूसरी पार्टी की पोजीशन को भी आप फोकस कर रहे हो। इंटरेस्ट अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटिव में, जबकि म्यूचुअल इंटरेस्ट है इंटीग्रेटिव में। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन पुअर कम्युनिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या चाहते हो आप, मैनोवर मीन बोल्ड इंपैक्ट डालना चाहते हो दूसरी पार्टी के ऊपर कि वही मेरी बात को एक्सेप्ट करे, मैं उसकी बात ना सुनूं ना एक्सेप्ट करूं। जबकि इंटीग्रेटिव में क्या है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि दोनों को एक्सेप्ट किया जा सके। जबकि ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव में शॉर्ट टर्म क्रिएट होगा, इंटीग्रेटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करेगी। पास में एग्जामिनर ये भी कोई 2 दफा टेस्ट कर चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें कुछ स्किल्स मिली कि अगर आप निगोशिएशन में एंटर होने जा रहे हो तो आपके अंदर कुछ स्किल्स का होना जरूरी है। मीन स्किल्स फॉर अ निगोशिएटर क्या है, प्रिपरेशन, क्या आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, मीन आपको पता होना चाहिए मसला क्या है, पार्टीज उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या ऐसा सलूशन हो सकता है जिस पे दोनों पार्टीज विलिंगली एग्री कर सकती हैं। तो आपकी प्रिपरेशन पहले अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बस मुंह उठा के चले गए, पता ही नहीं मसला क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, क्या सलूशन हो सकता है। तो ये अच्छी निगोशिएशन स्किल्स नहीं है। तो स्किल क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। CSF स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। आपने वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे सक्सेस मिल सकती है ड्यूरिंग निगोशिएशन। मीन क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जहां पे दोनों पार्टीज विलिंगली एग्री कर सकती हैं। स्किल होनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग। मीन सिर्फ बोलना 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 नहीं है, दूसरे की बातों को समझना भी है। क्यों, आप एट द सेम टाइम या तो बोल सकते हो या सोच सकते हो, और अल्टीमेटली जब आप सुनोगे तो वहां पे अपने दिमाग के अंदर आप क्या करोगे, प्लानिंग करके अच्छे सोल्यूशन निकाल लोगे। हाँ, वो बंदा जो बोली जा रहा है उसके पास कोई सोल्यूशन ही निकलेगा। तो इसलिए आपकी क्या होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। और लिसनिंग सिर्फ वर्ड्स की नहीं, साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि जो वो बातें कर रहा है क्या बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ रिलेट कर रही है या नहीं कर रही। स्किल होनी चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन, क्या आप जो बोल रहे हो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो और उसे समझ नहीं आ रही कहना क्या चाह रहे हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मीन अगर आप कोई जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दे रहे हो तो इतनी क्लियरली आपको एक्सप्रेस करनी है कि अदर पार्टी उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके। मीन कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी। मीन सिर्फ मसले के ऊपर फोकस नहीं करना, वो मसला कैसे रिजॉल्व हो सकता है उस चीज को फोकस करना है, रादर देन बस मसले को ही लेके बैठे रहना। स्किल होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल
प्रोप्राइटी, रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो आपने मेंटेन रखना है। उसे तू करके नहीं बुलाना, अगर वो आप कह रहा है तो आपने भी आगे से आप कह के ही बात करनी है। मीन रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ड्यूरिंग नेगोशिएशन मेंटेन रखना है। अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रखना है। स्किल होनी चाहिए प्रॉब्लम को एनालाइज करने की, मीन देखने की कि मसला आया क्यों है। क्यों, जब तक आप मसले के पीछे क्या इश्यूज हैं वो फोकस नहीं करोगे तब तक आप कोई प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकोगे। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने की भी स्किल्स होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, मीन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग पे चलना है रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिव पे। मीन सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, दूसरे का बेस्ट भी देखना है। सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं, म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखना है ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके। स्किल होनी चाहिए इमोशन कंट्रोल, के अपने इमोशन को भी कंट्रोल रखना है। अगली पार्टी ने कोई बात की तो उस पर गुस्से पे आके गालियां देना शुरू कर देना, नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं करना वरना निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। क्यों, अदर पार्टी आप पे अटैक करेगी, आपकी जो मिस्टेक थी उनको ब्लेम करेगी, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। स्किल होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, मीन आपको डिसिसिव होना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। सॉल्यूशन आ गए हैं तो फौरन में से कुछ डिसाइड करो वरना फिर वो निगोशिएशन डेडलॉक की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, स्टेलमेट बोलते हैं डेडलॉक को, मीन अगर आपने फौरी डिसाइड नहीं किया तो उसे किस तरफ आप चले जाओगे, स्टेलमेट की तरफ। स्टेलमेट मीन डेडलॉक की तरफ चले जाओगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए डिसिसिवनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। स्किल होनी चाहिए डोंट बी इन अ हरी टू क्लोज द डील। ये नहीं कि बस अपनी बात बताई उसके बाद अच्छा छोटो जी मिट्टी पाओ, अच्छा जी छोटो जी मिट्टी पाओ, नहीं, दूसरी पार्टी को भी सुकून से आपने सुनना है। अगर आप कहोगे मिट्टी पाओ तो कहेगा ठीक है जाओ मिट्टी पाओ भागो, फिर वहाँ पे कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ। तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना है, दूसरी पार्टी की जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन को सुनना है, मीन डोंट बी इन अ हरी टू क्लोज द डील। स्किल होनी चाहिए एथिक्स एंड रिलायबिलिटी। ये एथिक्स का मतलब क्या होता है, इखलाकियात मीन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मीन ड्यूरिंग नेगोशिएशन कूड़ नहीं मारने, झूठ नहीं बोलने, जो बातें करनी हैं वो सच्चाई पर बेस होनी चाहिए। अगर आप झूठी बातें करोगे तो अगला बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। स्किल होनी चाहिए गुड पॉस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, मीन आप निगोशिएशन करने गए हो तो अगली पार्टी को शो करना है कि आप विलिंग हो मसले को रिजॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि वो बातें कर अपने मोबाइल में लगे हुए, मोबाइल में लगे हो तो क्या आप शो कर रहे हो, क्या आप शायद इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। मीन बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट शो करना है अदर पार्टी की बातों में, ताकि उसे लगे कि आप वाकई ही मसला रिजॉल्व करने के लिए आए हो और यही करना चाहते हो। तो एक अच्छे निगोशिएटर के अंदर स्किल होनी चाहिए प्रिपरेशन, एक्टिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, interpersonal skills, problem analysis, collaboration and teamwork, decisiveness, decision making ability, emotion control, don't be in a hurry to close the deal, ethics and reliability, एंड गुड पॉस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। और ये टॉपिक ऐसा है इस पूरे निगोशिएशन में जो अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, छोड़ा हुआ है हमारे लिए। इसके ऊपर कोई सिनेरियो भी बन सकता है जिसके अंदर सपोज उसने बता दिया कि उसके पास सामने सोल्यूशन आ गए लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है, उसको सोल्यूशन बताया या अगली पार्टी ने अटैक किया तो वो इमोशन जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सका। या मसला क्या हो सकता है कि बस जल्दी जल्दी में पड़ा हुआ है वो, या मसला क्या हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई आइडियाज़ ही नहीं थे कि कैसे ये मसला रिजॉल्व हो सकता है, या जो वो बोल रहा था उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी, अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी अदर पार्टीज। तो आप बताएं कौन कौन सी स्किल्स इसमें लैक कर रही हैं। या कोई सिनेरियो बन सकता है कि एक बंदा निगोशिएशन करने गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया, क्यों, माइट भी उसके अंदर कुछ स्किल्स नहीं थी। तो आप रिकमेंडेशन दें क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी। सो निगोशिएशन एक प्रोसेस है,
of reaching mutual agreement between two willing parties. और प्रोसेस है तो उसमें 5 स्टेजेस है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग का मतलब क्या? इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, पॉसिबल आउटकम देखना, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, वेन्यू, टाइमिंग और पार्टिसिपेंट डिसाइड करना, जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, चांस देना बोथ पार्टीज को टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंसेशन मीन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो बोथ पार्टी ने ऑफर किए हैं उसके ऊपर उनको यील्ड मीन मूव करना टू रीच म्यूचुअल एग्रीमेंट। और क्लोजर एंड एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाना और रूल सेट करना फॉर इम्प्लीमेंटिंग। और बार्गेनिंग 2 तरह की है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव। अच्छी कौन सी है? इंटीग्रेटिव। क्यों? इसका गोल जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इसकी मोटिवेशन विन विन है, इसमें फोकस बोथ पार्टीज पे है, इसमें इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल देखा जा रहा है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईच अदर है और क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एग्जामिनर सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है, इसके फीचर्स लिखें, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या है, इसके फीचर्स लिखें। हाँ, एक अच्छे निगोशिएटर के अंदर कुछ स्किल्स का होना जरूरी है, प्रिपरेशन, active listening, verbal communication, problem solving, problem analysis, interpersonal skills, collaboration and teamwork, emotion control, decisiveness, patience, ethics and liability, and show interest mean look positive and good body language। कहते हैं ड्यूरिंग निगोशिएशन हमें कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे निगोशिएशन सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिल सकती है, जिन्हें नाम दिया गया है लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक का। मीन लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक्स क्या है? वो टेक्निक्स, वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन अडॉप्ट करने चाहिए कि उससे निगोशिएशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक्स जो हमें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन? इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैक्ट्री, ओ पुअर मी एंड एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग निगोशिएशन आपको इन्फ्लेटेड मीन हाई ओपनिंग पोजीशन शो करनी है, मीन आपको गुड बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करनी है, मीन आपको शो करना है कि मैं विलिंग हूं ये मसला रिजॉल्व करने के लिए, ताकि अदर पार्टी कोई ऑफर है तो आप उसके ऊपर फौरी कुछ ना कुछ बात करो, मीन उसे कंसीडर करो ताकि उसे रियलाइज हो कि आप निगोशिएशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हो। लेकिन केयर करनी है कि इतना ज़्यादा भी आपने इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी कि दूसरी पार्टी को आप पे शक होना शुरू हो जाए कि शायद इसमें आपका ही बेनिफिट है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो भी आपने मेंटेन रखना है, तो इसलिए इतनी भी ओपनिंग पोजीशन शो नहीं करनी कि अदर पार्टी जो है वो शक में चली जाए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपको अडॉप्ट करना है क्या? साइलेंस, बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। क्यों? जब आप सुनोगे ज़्यादा तो दिमाग अपना ज़्यादा चलाओगे और जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही आप अच्छा कोई सलूशन निकाल सकोगे। लेकिन इतनी भी साइलेंस अडॉप्ट नहीं करनी कि दूसरी पार्टी आपसे पूछ रही है, आप वो कुछ पूछ रहे आप, जिससे वो एंगर में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो इतना भी साइलेंस आपको अडॉप्ट नहीं करनी। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपने क्या चूज करना है? फ्लैक्ट्री, दूसरी पार्टी को थोड़ा सा मक्खन लगाना है ताकि उसका मूड जो है वो अच्छा हो सके। कोई फीमेल है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देनी है, तारीफ करके जो मर्जी इनसे फेवर ले लो। मेल है तो थोड़ा सा कोई जोक क्रैक कर देना है ताकि उसका मूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। क्यों? मूड अच्छा हो गया तो आप उससे फेवर ले सकते हो। लेकिन फ्लैक्ट्री में भी आपको स्टबल फ्लैक्ट्री, स्टबल का मतलब क्या है? एक्सीलेंस के साथ फ्लैक्ट्री यूज करनी है। स्टबल का मतलब क्या है? एक्सीलेंट के साथ, लेकिन थोड़ी सी केयर करनी है आपने एज की,
किसी बड़ी एज के बंदे को जाके जो क्रैक करोगे आगे से चपेट भी पड़ सकती है। थोड़ी सी केयर करनी है आपने कल्चर की भी। पाकिस्तान में किसी की तारीफ करोगे फीमेल की बड़ी सोहनी लग रही है, आगे से चपेट भी पड़ सकती है। हाँ, बाहर के कल्चर में ये करोगे तो शायद नॉर्मल सी बात है। सो ड्यूरिंग निगोशिएशन हमें अडॉप्ट करना है क्या, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, मीन हाई ओपनिंग पोजीशन, लेकिन साथ केयर करनी है कि ट्रस्ट का एलिमेंट अफेक्ट ना हो। अडॉप्ट करना है साइलेंस, क्यों, साइलेंस से आप सोल्यूशन अच्छा निकाल सकते हो, लेकिन केयर करनी है कि इतनी भी साइलेंस नहीं कि अदर पार्टी एंगर या फ्रस्ट्रेशन में चली जाए। अडॉप्ट करनी है फ्लैटरी, मीन अदर पार्टी को ईज में लाना है, कैसे, फ्लैटरी के थ्रू कोई जोक क्रैक करके या उसके मूड को अच्छा करके, लेकिन केयर करनी है यहाँ पे भी एज और कल्चर की। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपने टेक्निक अडॉप्ट करनी है ओ पुअर मी, खुदा की कसम इतने का आया ही नहीं जितने का मैं बेच रहा हूं। ये क्या है, ओ पुअर मी, मैं आपको बिल दिखाता हूं मेरा कितने का आया है, इतने का आया ही नहीं मैं जितने का बेच रहा हूं। तो दूसरी पार्टी समझती है क्या वाकई शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चलो ये जितने पैसे कर रहा है चलो ठीक है। ये क्या है, ओ पुअर मी अप्रोच, जिससे आप निगोशिएशन को सक्सेसफुल बना सकते हो। लेकिन ओ पुअर मी में भी आपने केयर करनी है, इतना भी अपने आप को डाउन शोर नहीं करना कि अदर पार्टी आप पे अटैकिंग हो जाए, मीन किलर इंस्टिंक्ट में आ जाए, मीन बहुत ही ज़्यादा आप पे हैवी होना शुरू हो जाए। ड्यूरिंग निगोशिएशन आपने टेक्निक अडॉप्ट करनी है एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट, मीन सोल्यूशन बताते वक्त जो इजी सोल्यूशन है वो पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने डिफ़िकल्टीज की तरफ लेके जाना है। अगर आपने डिफ़िकल्ट बात पहले कर दी जो उसकी समझ में नहीं आई, तो फिर शायद वो आगे वाले जो इजी सोल्यूशन है वो भी वो सुनने के लिए विलिंग नहीं होगी पार्टी, तो इससे फिर निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो क्या करना है, एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। सो 5 टेक्निक्स हैं जो ड्यूरिंग निगोशिएशन मस्ट अडॉप्ट करनी है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो निगोशिएशन में अडॉप्ट करने चाहिए। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैटरी, ओ पुअर मी एंड एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। और 4 टेक्निक्स हैं जो ड्यूरिंग निगोशिएशन अवॉइड करनी है, नहीं अडॉप्ट करनी, और वो क्या है, वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, कि साइलेंस था तो मैं चुप ही रहूं, एंड पे जाके अपनी बात करूंगा। एंड पे जाके अगर आपने बात की और उसकी समझ में नहीं आई और आगे टाइम भी खत्म हो गया, तो क्या निगोशिएशन सक्सेसफुल हुए? नहीं। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन करना है। हाँ, ड्यूरिंग आप चुप रह लो, लेकिन एंड तक चुप रहना, तो ये फिर किस तरफ ले जाएगा, डेडलॉक की तरफ चला जाएगा। मीन तब उसके पास ऑप्शन ही क्या है कि या वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, और ज़्यादा चांस है फिर अगर नहीं हुआ तो निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये टेक्निक हमें अडॉप्ट नहीं करनी। टेक्निक हमें अडॉप्ट नहीं करनी क्या, टेक इट और लीव इट ऑप्शन। ये एक अग्रेसिव टैक्टिक है जो हमें अडॉप्ट नहीं करना। जो एक राइटर है बुलवाइजर, उसी के नाम पर इसको क्या गया है, बुलवरिज्म अप्रोच। बुलवरिज्म अप्रोच क्या है, बुलवाइजर एक राइटर था। बुलवरिज्म अप्रोच क्या है, टेक इट और लीव इट, मीन ये ऑप्शन आपने अडॉप्ट नहीं करनी। क्यों, इससे भी क्या होगा, डेडलॉक आ जाएगा, निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। मीन आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे रहना है। ये नहीं कि बस मेरी बात मानो वरना भाग में जाओ, तो दूसरी पार्टी भी कहेगी ठीक है फिर भाड़ में जाओ, सक्सेसफुल नहीं होंगे। मीन आपको कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे, बार्गेनिंग वाली सिचुएशन में एंटर होना चाहिए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन हमें अडॉप्ट नहीं करना क्या, लूजिंग द टेम्पर, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। निगोशिएशन करने जा रहे हो तो अदर पार्टी आपके अगेंस्ट भी कुछ बातें करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गालियां देना शुरू कर दो, आगे से चपेट रख दो, नहीं। टेम्पर लूज करोगे तो निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। ड्यूरिंग निगोशिएशन हमें अडॉप्ट नहीं करना द चिकन, मुर्गी नहीं खानी। द चिकन क्या है, एक स्लैंग टर्म है। चिकन क्या है, एक स्लैंग टर्म है जिसका मतलब क्या है, ब्लफ विद थ्रेट। मीन आप झूठे भी हो और साथ डरा भी रहे हो कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं डैश 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 कर दूंगा। तो ये अप्रोच आपको अडॉप्ट ड्यूरिंग नेगोशिएशन नहीं करनी। मीन ब्लफ विद थ्रेट आपको अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो
और साथ थ्रेट भी दे रहे हो, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, और क्रेडिबिलिटी लॉस्ट होगी तो उसके बाद बेशक आप अच्छे सोल्यूशन भी बता रहे हो तो अदर पार्टी आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो 4 टेक्निक्स हैं जो लो रिस्क नहीं हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक है, जो हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन अवॉइड करनी है। वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, टेक इट और लीव इट, लूजिंग द टेम्पर एंड ब्लफ विद थ्रेट द चिकन। और ड्यूरिंग निगोशिएशन में अडॉप्ट करना है इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैक्ट्री, ओ पुअर मी एंड एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। ये पास में एग्जामिनर कोई 2-3 दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट कर चुका है। एक दफ़ा कोई 2-3 टर्म्स के नाम लेके टेस्ट कर चुके हैं, एक दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड के कोई सी आप 3 हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक्स के नाम देके एक्सप्लेन कर दें। इसके ऊपर कोई सिनेरियो भी अपीयर हो सकता है। इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो एक टॉपिक में मिला डेडलॉक। बस आखिरी पेज, आगे आधा पेज आपको आता है, आधा पेज आपको आता है, बल्कि पूरा पेज हमने कवर कर लिया हुआ है कि समटाइम निगोशिएशन में अपीयर हो जाता है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है कि पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रही क्या किया जाए। तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए आपने कोई 4 टैक्टिक्स अडॉप्ट करने हैं। क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट करने हैं कि आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डिस्क्रीटली वाइजली कि क्यों अदर पार्टी की ऑप्शन आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली एक्सप्लेन करना है, बताना है कि अदर पार्टी की ऑफर आपके लिए एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, शायद उसको वो चीज़ अंडरस्टैंड होगी तो डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। कोशिश करनी है दूसरी पार्टी को एग्री करना है किस चीज़ के साथ कि मैं आपकी बात फ्यूचर में मान लूँगा, अभी आप क्या कर लो, मेरी बात मान लो। मीन विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी है किस चीज़ की, टू रिव्यू कंसेशन मीन एग्रीमेंट ऑफर ऑफ अदर पार्टी इन फ्यूचर। अगर उसको आप पे शक है कि शायद फ्यूचर में आप मुकर जाओगे, तो फिर क्या करो, उसे कहो कि चलो ठीक है ये डील अभी फाइनलाइज कर लो, साथ फ्यूचर का एक्स्ट्रा एंसिलरी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्पोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर लेते हैं। तो इस तरह से विलिंग करना है, मीन विलिंग करना है अदर पार्टी को बाय साइनिंग एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर बेनिफिट्स टू अदर पार्टी। फिर भी बात नहीं बन रही तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर ये निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होते तो इससे दूसरी पार्टी के क्या बेनिफिट लॉस हो सकते हैं, क्या लूज हो सकते हैं। मीन देखना है इसमें उसके बेनिफिट क्या थे, तो वो एक्सप्लेन करने हैं कि क्या बेनिफिट तुम्हारे लूज हो सकते हैं अगर हम ये डील पे नहीं जाते, उससे भी शायद विलिंग हो सकता है वो डेडलॉक को ख़त्म करने में। सो 4 टैक्टिक्स हैं डेडलॉक को ख़त्म करने के। एक्सप्लेन करना है कंप्रीहेंसिवली कन्विंसिंगली व्हाई द ऑफर ऑफ अदर पार्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल। विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी है टू रिव्यू बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी इन फ्यूचर। एग्री करना है विद एन एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट इन फ्यूचर टू अदर पार्टी। या डिस्क्रीटली एक्सप्लेन करने हैं व्हाई व्हाट आर द बेनिफिट्स लॉस्ट बाय द अदर पार्टी इन केस ऑफ नो डील। एक 5वां टैक्टिक क्या हो सकता है, एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। मीन डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इजी सॉल्यूशन से डिफ़िकल्ट की तरफ लेके आना है, डिफ़िकल्ट पहले नहीं होना चाहिए। या क्या करना है, ओ पुअर मी अप्रोच, कि मेरा तो इसमें फ़ायदा है ही नहीं, फ़ायदा किसका है, आपका ही है, तो इससे भी शायद डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। अगर 4 नंबर के लिए पूछ लिया जाए तो यही 4 पॉइंट, 5 या 6 नंबर के लिए पूछ लिया जाए तो फिर पीछे से हमने लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक साथ ऐड करनी है। निगोशिएशन में समटाइम किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। वो थर्ड पार्टी 4 तरह के लोग हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, मीडिएटर हो सकता है, आर्बिट्रेटर हो सकता है, कॉन्सिलिएटर हो सकता है, या फिर कंसल्टेंट हो सकता है। मीडिएटर कौन है, एक ट्रस्टवर्थी थर्ड पार्टी जो दोनों पार्टीज को सॉल्यूशन निकालने में हेल्प दे रहा है। कैसे, प्रॉब्लम को एनालाइज करके
देख रहा है कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं और सोल्यूशन निकालने में हेल्प दे रहा है, इम्पोज नहीं कर रहा सोल्यूशन। पार्टीज बाद में क्या करेंगी, कोई अच्छा सोल्यूशन खुद से विलिंगली क्या करेंगी, अप्लाई करेंगी। मीन थर्ड पार्टी है जो क्या कर रहा है, सिर्फ सोल्यूशन निकालने में हेल्प दे रहा है। दोनों पार्टीज विलिंगली भी इसके पास जा सकती हैं। क्या ख्याल है कि मसला का हल नहीं निकल रहा था तो पार्टीज इसके पास चलेंगी और इसने क्या किया, उसका हल निकाल दिया। मीन्स सेटलमेंट अगर करनी है पार्टीज के बीच में तो सेटलमेंट कौन करवाएगा, मीडिएटर, लेकिन डिसीजन इंपोज नहीं करेगा। आर्बिट्रेटर कौन है, एक ऐसा बंदा जो डिसीजन इंपोज करेगा। कब, जब दोनों पार्टीज के बीच में डेडलॉक आ गया, मसला रिजॉल्व भी नहीं हो रहा, तो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए फिर आर्बिट्रेटर क्या करेगा, डिसीजन इंपोज करेगा। कौन है, कोर्ट हो सकता है या कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है जिसके पास अथॉरिटी है डिक्टेट करने की। हाँ, दोनों पार्टीज विलिंगली भी इसके पास जा सकती हैं, या पार्टीज आपस में लड़ पड़ी, झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि पुलिस पकड़ के ले गई, तो फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या इसका सोल्यूशन होगा, कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट पार्टी है। सो ये सोल्यूशन निकालने में हेल्प देगा और ये डिसीजन इंपोज करेगा, ये इंपोज नहीं करेगा। कॉन्सिलेटर कौन है, कबूतर। कबूतर दोनों पार्टीज के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा। कब, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करती, मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा कौन, कॉन्सिलेटर, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ताकि पार्टीज मिल के क्या करें, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें थ्रू कम्युनिकेशन जहां पे मसला रिजॉल्व किया जा सके। मीन मसले को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेगा, कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा। कंसल्टेंट कौन है, एक स्पेशलिस्ट बंदा जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है मसलों को रिजॉल्व करने का, और दोनों पार्टीज विलिंगली इसके पास गई हैं ताकि हम मसले का ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें जिस पे दोनों पार्टीज विन विन पोजीशन पे भी आ जाएं और साथ हम कोई एक लॉन्ग टर्म अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकें। मीन फ्यूचर में ये मसला दोबारा ना आए। मीन जब पार्टीज के बीच में मसले बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, फिर मसला आ जाता है, तो अब वो किसी स्पेशलिस्ट बंदे के पास चले गए। और स्पेशलिस्ट कौन है, कंसल्टेंट, जो अपने स्पेशलिस्ट नॉलेज के थ्रू ऐसा सोल्यूशन देगा जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशन भी मेंटेन हो जाए और इश्यूज जो हैं उनको आगे फ्यूचर में अवॉइड भी किया जा सके। सो थर्ड पार्टी रोल क्या है निगोशिएशन में, 4, मीडिएटर, एक ट्रस्टवर्थी पर्सन जो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को एनालाइज करके दोनों पार्टीज को किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे क्या कर रहा है, एग्री करवा रहा है। मीन सोल्यूशन बता रहा है, इंपोज नहीं करेगा। आर्बिट्रेटर एक अथॉरिटेटिव पर्सन जो क्या करेगा, डिसीजन इंपोज करेगा। पार्टीज विलिंगली भी इसके पास जा सकती हैं या आर्बिट्रेटर इंपोज भी हो सकता है। कॉन्सिलिएटर क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन पार्टीज और पार्टीज को हेल्प कर रहा है टू रिजॉल्व द इशू। मीडिएटर और कॉन्सिलेटर में डिफरेंस क्या है, कॉन्सिलेटर सॉल्यूशन बताएगा, मीडिएटर सॉल्यूशन बताएगा, कॉन्सिलेटर सॉल्यूशन नहीं बताएगा, सॉल्यूशन पार्टीज खुद से निकालेंगी, ये सिर्फ हेल्प करेगा सॉल्यूशन निकालने में। मीन कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा, उनकी बार्गेनिंग आपस में करवाएगा, सॉल्यूशन पार्टीज खुद से निकालेंगी लेकिन ये सिर्फ हेल्प करेगा। जबकि मीडिएटर सॉल्यूशन निकाल के देगा लेकिन इंपोज नहीं करेगा, ये सॉल्यूशन निकाल के देगा और इंपोज भी करेगा। और ये विलिंगली पार्टीज इसके पास गई हैं ताकि स्पेशलाइज्ड वे में प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके। सो निगोशिएशन का टॉपिक यहाँ तक हमारा खत्म हो गया और यहाँ तक हमारा ये निगोशिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, झगड़ा, मसला, इशू। अब कहता है कि कुछ रीजन होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की, और कॉन्फ्लिक्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इंटर ग्रुप मीन बिटवीन ग्रुप मेंबर कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है। What is the difference between inter and intra? Intra within और inter between। इंटर कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, बिटवीन पीपल कन्फ्लिक्ट है।
इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि एक बंदे का किसी दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट है, दूसरों को शायद पता ही नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में क्या है कि मेरा इसके साथ क्या है, झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है। सो इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट की कुछ रीजन है। क्या रीजन है इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट की? ब्लेमिंग ऑन पास्ट मिस्टेक, मीन किसी बंदे को आप पास्ट मिस्टेक पे ब्लेम 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 करते रहोगे, तूने वो भी गंद मारा, वो भी गंद मारा, अगले दिन फिर तूने वो गंद मारा, जिससे क्या आ जाएगा, उस बंदे का आपके साथ कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट की रीजन हो सकती है कि अगर आप फेवरेटिज्म कर रहे हो जॉब प्लेस पे, किसी को फेवर दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे, तो जिसको नहीं दे रहे उसका आपके साथ क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट की रीजन क्या हो सकती है? जनरल डिसएग्रीमेंट, मीन कोई बात आप कह रहे हो जो उसे अच्छी नहीं लगी, या उसकी कोई बात है जो आपको अच्छी नहीं लगी, आपने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, माना नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उस बंदे का आपके साथ क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट। इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट की रीजन क्या हो सकती है? नॉन कंग्रुएंस ऑफ पर्सनल गोल विद कमर्शियल गोल, मीन आपने एक बंदे को ऐसा टारगेट दे दिया जो वो चाहता नहीं था। मीन एक बंदा ट्रैवलिंग चाहता था, आपने उसे लोकल काम दे दिया, एक बंदा लोकल काम चाहता था, आपने उसे ट्रैवलिंग वाला काम दे दिया, तो क्या हुआ, पर्सनल गोल अलाइन नहीं हुए विद कमर्शियल गोल, तो इससे उस बंदे का आपके साथ क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। रीजन क्या हो सकती है? राइवरी फॉर स्केर्स रिसोर्सेस, मीन आप बेनिफिट्स जो है वो सबको इक्वली प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसको कम बेनिफिट्स गए, जिसको कम आपने बोनस दिया, कम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, तो अल्टीमेटली उसका आपके साथ क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। या रीजन क्या हो सकती है? पुअर पर्सनल हाइजीन, एक बंदे की हेल्थ अच्छी नहीं है और आपने उसको बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया, मीन ख्याल नहीं किया उसका, तो इसका आपके साथ क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती है? परसेप्शन दैट सम वर वर्किंग हार्डर देन अदर, कि मैं ज्यादा काम करता हूं, बाकी उतना काम नहीं करते, लेकिन मुझे भी मैनेजमेंट उतनी पे देती जितनी उनको देती है, तो इससे इस बंदे का क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती हैं? पर्सनालिटी क्लैशेस, मीन मैनेजमेंट की या आपकी पर्सनालिटी में कोई डिफरेंट है, मैनेजमेंट करप्ट है, आप ऑनेस्ट हो, तो इस वजह से आपका क्या, उनके साथ कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। या रीजन क्या हो सकती है? इनएप्रोप्रिएट ड्रेस, एक मौलवी आदमी था, आपने उसे कह दिया भाई कल तूने टाइल का क्या ना, तो शायद समझता है कि रिलीजियसली ये चीज अच्छी नहीं है, तो इससे क्या आ जाएगा, उसका आपके साथ कन्फ्लिक्ट। इंट्रा इंडिविजुअल, एक बंदे का दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट है, दूसरों को शायद पता ही नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। रीजन क्या है? ब्लेमिंग ऑन पास्ट मिस्टेक, फेवरेटिज्म, जनरल डिसएग्रीमेंट, नॉन कंग्रुएंस ऑफ पर्सनल गोल विद कमर्शियल गोल, rivalry for scarce resources, poor personal hygiene, personality clashes, या फिर inappropriate dress। पास में अभी तक एग्जामिनर ने ये पूरा का पूरा पेज टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। ऑन जनरल 2, 4, 5 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है कि रीजन बताएं ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट क्या है, नहीं रीजन बताएं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट की रीजन क्या हो सकती है, कि ग्रुप मेंबर्स के आपस में कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इंटर बिटवीन ग्रुप मेंबर, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है? लैक ऑफ लीडरशिप, कि लीडर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मीन ग्रुप मेंबर्स के अंदर टीम स्पिरिट क्रिएट नहीं कर रहा, मीन लीडरशिप स्किल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उस वजह से इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, कि अगर लोगों के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो उस वजह से इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रुप मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मीन सीक्वेंस टाइमिंग जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं है, किसने क्या करना है, तो उस वजह से क्या आएंगे, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती है? इनकम्पैटिबिलिटी अमंग द स्टाफ, मीन लोगों की बिलीव्स, नेचर, वैल्यूज, कल्चर जो है वो डिफरेंट है, तो उस वजह से आपस में नहीं बनेगी, तो क्या आएगा, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती है? रोल एम्बिग्यूटी, मीन किस बंदे ने क्या रोल परफॉर्म करना है वो क्लियरली डिफाइन ही नहीं है, और जब डिफाइन नहीं है तो हर बंदा इजी रोल को प्रेफर कर रहा है, डिफिकल्ट रोल को कोई प्रेफर नहीं कर रहा, तो उस वजह से राइज होंगे इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती है? अनरियलिस्टिक टारगेट, टारगेट आपने टीम को दे दिया है जो रियलिस्टिक नहीं है, और अल्टीमेटली जब सक्सेसफुली अचीव नहीं होगा तो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, और जब ब्लेम करेंगे तो उससे राइज होंगे इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती है? बायस्ड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या होता है?
पर्सनलाइजेशन, मन मर्जियां कर रही है मैनेजमेंट, किसी को अच्छा ट्रीट कर रही है, किसी को अच्छा ट्रीट नहीं कर रही, इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रही है, कुछ टीम मेंबर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इससे टीम मेंबर्स के आपस में क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की रीजन क्या है, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट, रोल एम्बिग्यूटी, differences in values, opinions, biased attitude of management। So ये पूरा का पूरा पेज एग्जामिनर ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, आज तक टेस्ट नहीं किया। रीजन क्या हो सकती हैं, एक ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, या रीजन क्या हो सकती हैं अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के साथ या अदर एम्प्लॉयज के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्या है, इंट्रा इंडिविजुअल, बिटवीन टीम मेंबर्स, बिटवीन ग्रुप मेंबर्स क्या होंगे, इंटर ग्रुप। कुछ उसने 4-5 फैक्टर्स ऑन जनरल भी दे दिए कि ऑन जनरल अगर देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की रीजन क्या हो सकती है, या फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं किस वजह से, डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, मीन इनकम्पैटिबिलिटी अमंग स्टाफ, मीन बिलीव्स, वैल्यू, कल्चर, पर्सनालिटीज जो है वो लोगों की डिफरेंट है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों में कन्फ्लिक्ट आएंगे। या रीजन क्या हो सकती है, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस, ग्रुप पॉलिटिक्स। मतलब क्या हुआ कि फेवरेटिज्म का चांस है ग्रुप के अंदर, किसी को मैनेजमेंट फेवर कर रही है, किसी को प्रॉपर फेवर नहीं कर रही, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, तो इस वजह से भी क्या आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। या रीजन क्या हो सकती है, डिफरेंसेस इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन टाइम, किसी टीम को ज्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, बजट किसी को ज्यादा एलोकेट किया जा रहा है, किसी को कम एलोकेट किया जा रहा है, नंबर ऑफ स्टाफ किसी डिपार्टमेंट को ज्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, तो ये क्या है, रिसोर्सेज आप जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो इस वजह से डिपार्टमेंट्स के आपस में या लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। या रीजन क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। क्यों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं कम्युनिकेशन की बेस पर, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो उसकी वजह से एम्बिग्यूटीज क्रिएट होंगी, रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, तो क्या राइज होंगे, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। या रीजन हो सकती है टास्क इंटरडिपेंडेंस, कि जब एक डिपार्टमेंट की आउटपुट जो है वो दूसरे की इनपुट बननी है, मीन इसका काम डिपेंड करता है इसके काम पर, लाइक प्रोडक्शन का काम डिपेंड करता है परचेज डिपार्टमेंट पर, कि अगर परचेज वाले ऑन टाइम परचेजिंग करेंगे, हाई क्वालिटी मटेरियल परचेज करेंगे, तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे या फिर ऑन टाइम प्रोडक्शन करेंगे। और अगर इन्होंने अपना काम परचेज वालों ने प्रॉपर नहीं किया, तो उस वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अफेक्ट हुआ, और अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने किसे पूछना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन रीज़न क्या थी इनके पीछे, परचेज डिपार्टमेंट, कि उनका टास्क डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, तो इस वजह से आपस में इनके क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या रीजन हो सकती हैं, तो डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स हो सकती हैं, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस मीन ग्रुप पॉलिटिक्स हो सकती है, डिफरेंसेस इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, इसके अलावा क्या है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर टास्क इंटरडिपेंडेंस हो सकता है। नहीं, एक ग्रुप या एक टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो उसकी रीजन क्या हो सकती है, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड बिलीव्स, रोल एम्बिग्यूटी, अनरियलिस्टिक टारगेट, या बायस्ड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, एक इंडिविजुअल का दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसकी रीजन क्या हो सकती है, ब्लेमिंग ऑन पास्ट मिस्टेक, जनरल डिसएग्रीमेंट, favoritism, non-congruence of commercial goal with personal goal, poor personal hygiene, rivalry for scarce resources, personality clashes, या फिर inappropriate dress। मीन तीनों एंगल से एग्जामिनर पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, या रीजन क्या है। नहीं, एक टीम में एक ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसकी रीजन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं,
या एक इंडिविजुअल का दूसरों के साथ कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है। कन्फ्लिक्ट अच्छी चीज है बुरी चीज है? अच्छी चीज है अगर हो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। हाँ, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो फिर बुरी चीज है। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट क्या है? जो अराइज हुआ है टुवर्ड्स गोल, ऑब्जेक्टिव या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पर्सनालिटी इश्यूज जो हैं उनको साइड पे रख के फोकस है किस चीज पे? गोल पे या फिर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो फुली रिजॉल्व भी होंगे और अल्टीमेटली रिजॉल्व होंगे तो उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कन्फ्लिक्ट से? क्या बेनिफिट वैसे मिल सकते हैं? क्लैरिटी ऑफ गोल ऑब्जेक्टिव हो सकती है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी हो सकती है, इनोवेशन के चांसेस मिल सकते हैं। जब मिल बैठ के लोग मसले को रिजॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो वहां से क्रिएटिव आइडियाज जनरेट होंगे, इससे मोर कोऑर्डिनेशन अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। क्या ख्याल है? इससे अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था तो वो अब चीजें खत्म हो जाएंगी। इससे आपके अंदर की जो कड़वाहट काफी अरसे से आपके अंदर चल रही थी उसको अब बाहर निकालने का भी चांस मिलेगा, जिससे आपकी सड़ी शक्ल जो अब शायद थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो कन्फ्लिक्ट के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हो सकते हैं? हेल्प ऑल्टर एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड एंट्रेंच्ड एटीट्यूड दैट लेड टू कंप्लेसेंसीज। मीन इससे चेंज होंगे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एंट्रेंच का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग एटीट्यूड जो है लोगों के वो चेंज होंगे, दैट लेड टू कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। मीन लोगों को मिलेगी क्या? सेटिस्फैक्शन में उनके एटीट्यूड जो है वो अब चेंज होके बेहतर हो जाएंगे। इससे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आर ब्रॉट टू द सरफेस एंड रिजॉल्व। मीन पिछले कई अरसों से जो मसले चल रहे थे अब वो सारे रिजॉल्व होंगे, सामने आ जाएंगे। मोटिवेट इंडिविजुअल टू वर्क टू देयर ऑप्टिमम लेवल। इससे लोगों के अंदर मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन भी आएगी कि अब मसले क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। ओपन कम्युनिकेशन एंड इंप्रूव डायलॉग। लोगों के आपस में बनेगी तो उससे कम्युनिकेशन अच्छी स्टैब्लिश होगी। रिजल्ट इन रिलीज ऑफ इंटरनल हॉस्टाइल फीलिंग। मीन अंदर की कड़वाहट जो है वो अब बाहर निकालने का आपको चांस मिलेगा। साउंड व्यू पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड एंड एक्सेप्टेड। किसी की अगर कोई अच्छी बात थी, मीन किसी के अंदर कोई इनोवेशन, क्रिएटिविटी थी, तो अब वो सारी चीजें बाहर आएंगी, एक्सेप्ट होंगी। इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी इज स्टिमुलेटेड। लोगों का काम में इंटरेस्ट जो है अब वो ज्यादा अच्छा डेवलप होगा। एलिमिनेट ग्रुप थिंकिंग एटीट्यूड। मीन अगर कोई बहुत ज्यादा एक ग्रुप डोमिनेटिंग था तब उसके एटीट्यूड जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्यों? अब सब इक्वली चलेंगे। जनरेट एन एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज कैन टेस्ट देयर कैपेबिलिटीज। इससे आपको अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का भी चांस मिलेगा, क्यों? जब कन्फ्लिक्ट को बैठ के लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक दूसरे को आर्ग्यू करेंगे और आर्ग्यू करने से आपको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे थे वो बात ठीक थी या नहीं थी। मीन अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करने का चांस मिलेगा। और इसमें क्या होगा? कस्टमर सर्विसेज, प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो इम्प्रूव होंगे। कोई 5 बेनिफिट अगर एग्जामिनर पूछ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात कर दें, मोटिवेशन की बात कर दें, और एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है वो ऑल्टर होके सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ग्रुप थिंकिंग एटीट्यूड मीन डोमिनेटिंग बिहेवियर एलिमिनेट होंगे। कस्टमर सर्विसेज, प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो इंप्रूव होंगे। कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज भी है, लेकिन कौन सा? डिस्ट्रक्टिव। तो कॉन्फ्लिक्ट के कुछ मसले भी हैं। मसले क्या हैं? डीमोटिवेशन होगी, ये क्या मुसीबत है। ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन, रिड्यूस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्यों? आपस में बनेगी नहीं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इफेक्ट होगी। डिसिप्लिनरी एक्शन, मैनेजमेंट को फिर गंदे लोगों के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेंगे। इंटरनली फोकस डिस्ट्रक्टिव डिसीजन रादर देन कस्टमर फोकस डिसीजन। मीन मैनेजमेंट इंटरनल मसलों में ही फंसी रहेगी, एक्सटर्नल कस्टमर, मार्केट, कंपैटर इनको फोकस नहीं कर सकेगी। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन, शक व शुबहात का एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। लोग एक दूसरे पे शक करेंगे, मीन ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स विद नैरो ग्रुप इंटरेस्ट, लोग छोटे दिमाग के हो जाएंगे, छोटी सोच वाले हो जाएंगे, पर्सनल इश्यूज के ऊपर ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, अपनी आगे ग्रोथ को फोकस नहीं कर सकेंगे। मसला क्या है? अंडरमाइनिंग ऑफ टीम एफर्ट्स, इससे टीम स्पिरिट जो है वो लो होगा, तो टीम की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी भी अफेक्ट होगी। सो कन्फ्लिक्ट के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन कौन सा?
कंस्ट्रक्टिव, लेकिन मसले भी हैं, लेकिन कौन सा? डिस्ट्रक्टिव मीन गंदा कंफ्लिक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव कंफ्लिक्ट होता क्या है? अ कंफ्लिक्ट दैट अराइजेज ड्यू टू गोल, ऑब्जेक्टिव या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन पर्सनल इश्यूज। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के लिए जरूरी है कि आपने क्या करना है? पर्सनालिटीज मीन पर्सनल इश्यूज को साइड पे रख के फोकस करना है किस चीज पे? गोल, ऑब्जेक्टिव, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और उसे क्या करना है? रिजॉल्व करना है। अब कहते हैं जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है इसके कुछ फायदे हैं या इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी होती है। क्या फायदे हैं या कैसे ये हेल्प देते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में? कुछ 6 पॉइंट हैं जो पास में एग्जामिनर 2 दफा टेस्ट कर चुके हैं। ऊपर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को उसने डिफाइन किया, क्या है? अ कॉन्फ्लिक्ट विच सपोर्ट द गोल ऑफ द ग्रुप एंड हेल्प टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। मीन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो गोल को सपोर्ट कर रहा है, मीन टूवर्ड्स गोल, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर देन पर्सनल इश्यूज। जिसके लिए प्री रेक्विजिट्स क्या है, मीन क्या चीजें जरूरी हैं इन फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट पर्सनालिटीज ऑफ द पार्टीज फ्रॉम द इशू which cause or create conflicts. The individuals involved in functional conflict do not take disagreement personally, but in a spirit of harmony to examine and understand all the aspects which have a bearing on the issue to achieve optimal results for achieving the goal of the group. मीन क्या करना है? आपको एक म्यूचुअल हार्मनी मीन रिलेशनशिप के थ्रू चलना है ताकि हम गोल, ऑब्जेक्टिव, टास्क को फोकस कर सकें, परफॉर्मेंस को फोकस कर सकें, पर्सनल इश्यूज को साइड पे करना है। और जब कंस्ट्रक्टिव, फंक्शनल या पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? रीअसेसमेंट की इससे क्या होगी? जो आपकी करंट सिचुएशन है वो रीअसेस होगी कि हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्यों? लोग मिल बैठ के डिस्कशन करेंगे तो उससे क्लियर होगा कौन क्या करने के काबिल है, आइदर वो ठीक वे में कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे रीअसेसमेंट होगी किस चीज़ की? करंट पोजीशन की, ऑब्जेक्टिव मैनर में, मीन एक ट्रू मैनर में। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा? इनोवेशन के चांसेस भी मिलेंगे। क्यों? जब लोग मिल बैठ के मसला रिजॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज जो हैं वो जनरेट होंगे। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से फायदा होगा कि इससे कोऑर्डिनेशन अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। क्यों? रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगे, सीक्वेंस टाइमिंग क्लियर होगी, तो इससे कोऑर्डिनेशन अचीव होगी। इसका फायदा है कि इससे इमोशन इन ओपन, मीन आपके अंदर जो कड़वाहट थी, गंदी फीलिंग थी, वो सारी अब खुल के बाहर लाने का चांस मिलेगा। मीन इससे रिलीज होंगी पेंट अप टेंशंस। ये पेंट अप टेंशंस कौन सी होती हैं? पेंट अप टेंशंस, एक गाना भी था इंडिया का, मैं पेंट अप हो गई यहाँ सुन सुन तेरे दुखड़े वे। काला चश्मा गाना था कोई, उसके अंदर ये था मैं पेंट अप हो गई यहाँ। क्या होता है ये पेंट अप टेंशंस? लो इमोशन वाली टेंशन, मीन ऐसी टेंशन जो आपके इमोशन को डाउन करती हैं, उन्हें नाम देता है पेंट अप टेंशंस। मीन आपकी शक्ल को सड़ा हुआ बना देती हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? पेंट अप टेंशंस। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का फायदा है कि इससे इमोशन इन ओपन, मीन पेंट अप टेंशंस जो हैं वो रिलीज होंगी, आपको क्या मिलेगी? सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का फायदा है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपको अपनी एबिलिटीज जो हैं उनके ऊपर आर्गूमेंट जब मिलेगा तो उनको इवैल्यूएट करने का भी चांस मिलेगा कि आपका जो दिमाग था या आपकी जो सोच थी ठीक थी या नहीं थी। सो क्या कहता है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डिसिडेंट टू सेल्फ इवैल्यूएट। डिसिडेंट बोलते हैं मुखालिफ राय को, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस चीज़ की? मुखालिफ राय, मीन आगे से आर्गूमेंट रिसीव करने की, जहाँ से सेल्फ इवैल्यूएशन होगी आपकी अपनी ऑन एनालिटिकल एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज दैट ब्रिंग ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का फायदा है क्या? टेस्टिंग ऑफ न्यू आइडियाज। मीन अगर कोई पहले एक ग्रुप डोमिनेटिंग था, डिसीजन इंपोज कर रहा था, मीन रबड़ स्टैंपिंग डिसीजन, मीन इंपोज डिसीजन जो हैं अब वो ख़त्म होंगे। अब सब मिल के डिसीजन लेंगे और उससे क्या होंगे? नए नए आइडियाज़ जो हैं वो भी जनरेट होंगे। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के फायदे हैं या इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है
कैसे इंप्रूव होती है? इससे रीअसेस होती है करंट पोजीशन इन ऑब्जेक्टिव मैनर, इससे इनोवेशन क्रिएटिविटी के चांसेस मिलते हैं, इससे कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप कम्युनिकेशन अच्छी स्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है, इससे इमोशन इन ओपन मीन पेंट अप टेंशंस जो हैं वो रिलीज होती हैं, सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन मिलती है, इससे सेल्फ इवैल्यूएशन होती है मीन ऑन एनालिटिकल एबिलिटीज या स्किल्स की इवैल्यूएशन होती है थ्रू डिसीडेंट मीन मुखालिफ राय आर्गूमेंट से, और इससे क्या होता है? टेस्टिंग ऑफ न्यू आइडियाज मीन डोमिनेटिंग डिसीजन मेकिंग अवॉइड होके एक म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां से कोई क्रिएटिविटी जनरेट होगी। सो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या पढ़ लिया हमने? इंट्रा इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट की रीजन, कोई 5 रीजन हम बता सकते हैं। इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट की रीजन या टीम के बीच में कंफ्लिक्ट की रीजन नहीं, 5 फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं। और हमने पढ़ लिए कंफ्लिक्ट्स के कुछ फायदे भी हैं। यही जो फंक्शनल कंफ्लिक्ट वाली बातें हैं यही कंफ्लिक्ट के फायदे भी हैं। क्या ख्याल है? यही बातें हैं वहां पे भी, लेकिन कंफ्लिक्ट के साथ कुछ मसले भी हैं। डिमोटिवेशन है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, इंटरनली फोकस डिस्ट्रक्टिव डिसीजन रादर देन एक्सटर्नल कस्टमर फोकस डिसीजन, और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सर्विसेज क्या होती हैं? पुअर होती हैं, डाउन होती हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट क्या है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अ कन्फ्लिक्ट दैट इज arises due to goal objective or role responsibility rather than personal issues, और इसके कोई 6 फायदे हैं या इससे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और आगे हमारे पास कोई 2 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए। कल हमने मिलना है, कल हमने क्लास में आना है, कल आप लोगों को पास पेपर का एनालिसिस मैंने देना है, कब कब किस चैप्टर से क्या क्या टेस्ट हुआ और हर चैप्टर से कमिंग अटेम्प्ट के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? तो वो आपको कल क्लास में पूरी मिलनी है, तो उसके लिए आपको क्लास में तो आना ही आना है। सो ये टॉपिक एक कवर कर ले। ये आता है आपको? आपको पता है नहीं? ये आता है आपको? कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कोई 5 स्टाइल हैं। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कोई 5 स्टाइल हैं। क्या स्टाइल हैं? हमने ऑलरेडी बीसी में पढ़े हुए हैं। कंपैटिटिव, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिव एंड अकोमोडेटिंग। सो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कोई 5 स्टाइल हैं। कंपैटिटिव, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिव, अकोमोडेटिंग। कंपैटिटिव स्टाइल क्या है? विन लूज, विन लूज मीन मैं जीत जाऊं दूसरा हार जाए, मीन आप अपनी बात मनवा रहे हो, दूसरे की बात को कंसीडर नहीं कर रहे। मीन फोकस है किस चीज पे? अपने ऑब्जेक्टिव पे, रिलेशन पे फोकस नहीं है। मीन दूसरा भाड़ में जाए, बस मेरी बात मानी जाए। कब ये स्टाइल आप अडॉप्ट करोगे? जब आप पावर में हो। अगर पावर में नहीं हो तो फिर ये स्टाइल पे आप नहीं जा सकते, अदरवाइज फेल हो जाओगे। कब ये स्टाइल पे आप जाओगे? जब आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, फौरी डिसाइड करना है और आप अथॉरिटेटिव पर्सन हो, तो आप क्या करोगे? टेल स्टाइल पे जाके अपनी बात बनवाओगे लोगों से। तो ये क्या है? कंपैटिटिव स्टाइल। लेकिन इसमें मसला है कि इससे लॉन्ग टर्म रिलेशन शायद अफेक्ट हो जाएगा। लोग मजबूरी में आपकी बात शायद मान तो लेंगे, लेकिन इसे फिर लॉन्ग टर्म आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो लोगों के अंदर रह जाएंगे। पढ़ के देखें ज़रा, ये कंपैटिटिव समझ आता है कि अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपका हाई फोकस है, रिलेशनशिप के ऊपर आपका लो फोकस है, और आपकी अप्रोच क्या है? विन लूज। हाँ, जब आप पोजीशन में हो, अथॉरिटी में हो, पावर में हो, तो ये स्टाइल यूज किया जा सकता है। जब क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है तो ये स्टाइल यूज किया जा सकता है। लेकिन इससे क्या होंगे? लोग
एंगर में अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे, मीन लॉन्ग टर्म शायद आपके साथ नहीं चलेंगे, क्यों? आपने उनका ख्याल नहीं किया। कंप्रोमाइजिंग क्या है? विन विन। कंप्रोमाइजिंग क्या है? विन विन, लेकिन फुली नहीं, पार्शियल विन विन, कि मसला बिल्कुल रिजॉल्व हो ही नहीं रहा, शायद डेडलॉक आ गया है, तो आपने क्या किया, चलो जितना भी है कुछ मैं कंप्रोमाइज करता हूं, कुछ दूसरी पार्टी कंप्रोमाइज करे, तो चलो हम सम विन विन की तरफ आ सके। फुल विन विन नहीं है, क्या है? सम विन विन है, ताकि मसले को खत्म किया जा सके। क्यों? डेडलॉक लोम लोम मीन अपीयर हो चुका था, तो इसलिए आपने डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए क्या कहा, मैं भी कुछ रिलिंक्विश मीन गिव अप करता हूं। रिलिंक्विश का मतलब क्या है? गिव अप करना, और अदर पार्टी भी क्या करे, कुछ रिलिंक्विश मीन गिव अप करे, ताकि हम मसले को रिजॉल्व कर सके। फुल विन विन नहीं, पार्शियल विन विन। अवॉइडिंग क्या है? क्या आप क्या कर रहे हो? अवॉइड कर रहे हो कंफ्लिक्ट को, लेकिन इससे क्या कंफ्लिक्ट खत्म हुआ? नहीं। तो अवॉइडिंग है क्या? क्या खुद इन्वॉल्व होने के बजाय किसी दूसरे को डेलीगेट कर रहे हो कि मेरे बिहाफ पर तू जाके रिजॉल्व कर दे। क्यों? शायद इश्यू आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद रिलेशनशिप भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपने डेलीगेट कर दिया किसी दूसरे को कि तू जाके रिजॉल्व कर दे। क्यों दूसरे को डेलीगेट किया? क्यों? हो सकता है आपका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, आप जाके इमोशन को कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए शायद हालात बिगड़ जाएंगे, इसलिए आपने दूसरे को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। या हो सकता है कि दूसरा ज्यादा अच्छी पोजीशन में है देन यू इस मसले को रिजॉल्व करने में। हाँ, कब ये स्टाइल चूज करना है? जब इश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और जब रिलेशनशिप भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें रिस्क है कि किसी दूसरे को आपने डेलीगेट किया, तो अगर वो बंदे की क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं थी, तो इससे हालात फिर और ज्यादा बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए खुद ही इन्वॉल्व बीच में होना चाहिए। दूसरे को बेशक डेलीगेट किया है, फिर भी थोड़ा बीच में खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों? दूसरा हो सकता है दूसरी पार्टी के साथ मिला हो, जाके उसे ही सारी फेवर दे दे, या दूसरा हो सकता है बीच में कोई डैश आदमी हो जो हालात और ज्यादा बिगाड़ दे, तो इसलिए थोड़ी रिस्की अप्रोच है। मीन इसमें अवॉइड में क्या किया, कंफ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, आपने डेलीगेट किया दूसरे को कि वो जाके रिजॉल्व करे। कोलैबोरेटिव क्या है? फुल विन विन, पार्शियल नहीं, फुल विन विन। मीन थ्रू इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग आप लोगों ने मिल बैठ के ऐसा कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल लिया जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं वो फुली विन विन सिचुएशन में आ सके, जिसमें रिलेशनशिप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने मिल के ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी मेंटेन हो जाए, दोनों फुली विन विन पे भी आ सके। कब इस स्टाइल पे जाना है? जब प्रीवियस कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है, मीन आप कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते थे फिर मसला आ जाता था, रिजॉल्व करते थे फिर मसला आ जाता था, तो आप सपोज किसी एक कंसल्टेंट के पास चले गए, स्पेशलिस्ट पर्सन के पास, उसने आपको ऐसा सोल्यूशन दे दिया कि आप फुली विन विन पे दोनों पार्टी जो है वो सेटिस्फाई हो सको। अकोमोडेटिंग क्या है? लूज विन। आपने अपनी बात को छोड़ के दूसरे की बात को मान लिया। क्यों? इश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने दूसरे की बात को माना। या आपने पीछे कोई उससे फेवर ली थी, अब फेवर देने की बारी आ गई है, मीन फेवर ऑफ थी, तो इसलिए आप किस पे चले गए? अकोमोडेटिंग पे, मीन अपनी बात को छोड़ के दूसरी पार्टी को आपने क्या किया? फेवर दी, बेनिफिट दिया। सो कंपैटिटिव विन लूज कब यूज करना है? जब इमरजेंसी में क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है या आप पोजीशन पावर अथॉरिटी में हो। कंप्रोमाइजिंग पार्शियल विन विन, पार्शियल विन विन कब? जब डेडलॉक आ गया, मसला रिजॉल्व हो ही नहीं रहा, तो आपने भी कुछ रिलिंक्विश मीन गिव अप किया, अदर पार्टी ने भी कुछ गिव अप किया। अवॉइडिंग, डेलीगेट कर रहे हो किसी दूसरे को टू रिजॉल्व द इशू, लेकिन रिस्क है कि अदर पार्टी की अगर क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है तो इससे इशू और ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। हाँ, कब इस सिचुएशन पे जाना है? जब ना इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या अदर पार्टी इन अ बेटर पोजीशन टू रिजॉल्व द इशू। कोलैबोरेटिव
फुली विन विन। कब इस सिचुएशन पे जाना है? जबकि पास्ट हिस्ट्री है कन्फ्लिक्ट की, तब आपने ऐसा सोल्यूशन किसी कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट के थ्रू निकाला ताकि दोबारा ये मसला ना आए। या रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपने अपना और रिलेशनशिप दोनों का ख्याल किया। और अकोमोडेटिंग कब यूज करना है? अकोमोडेटिंग यूज कब करना है? जब इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ट्रिवियल मीन अनइंपॉर्टेंट है, दूसरी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब दूसरी पार्टी को फेवर देने की बारी है या रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है देन ऑब्जेक्टिव, तो फिर आप किस पे चलोगे? अकोमोडेटिंग पे। लेकिन अकोमोडेटिंग में आप कर क्या रहे हो? सरेंडर कर रहे हो। इसलिए देखना है कि सरेंडर करने से दूसरी पार्टी औकात से बाहर ना हो जाए, मीन आप पे बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए। तो देखना है कि वाकई ही सरेंडर मैं कर रहा हूं, तो उसे रियलाइज करवाना है कि भाई चूंकि पास में तुझने फेवर दी थी तो इसलिए मैं तुझे फेवर दे रहा हूं, या ये इशू मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं तुझे फेवर दे रहा हूं। हाँ, अगर उसे रियलाइज किए बिना आप सरेंडर करोगे तो इससे फिर वो सरेंडर आपके लिए खतरा भी हो सकता है, मीन दूसरी पार्टी आप पे अटैकिंग या हैवी भी हो सकती है। मीन दूसरी पार्टी हो सकती है कि ये कहे कि तू था ही झूठा इसलिए तूने मेरी बात मान ली है, तो इसलिए उसे रियलाइज करवाते हुए आपने सरेंडर की तरफ जाना है। और अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने ये टेस्ट कर लिया